हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 10 हिंदी का पेपर अक्टूबर 2024 का सॉल्व किया था, जो कि 29 नंबर तक था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें 30वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश के कवि और कविता का नाम उल्लेख करते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गाढ़ी गाढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी क्या बोला है, काव्यांश के कवि और कविता का नाम उल्लेख करना है पहले। तो प्रस्तुत कविता दोहे पाठ से लिया गया है और इस दोहे के रचनाकार कबीरदास जी हैं। उसके बाद इसका जो काव्य सौंदर्य बोला था, तो वो यहाँ मैंने लिखा है। कबीरदास गुरु की तुलना कुम्हार से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय अपनी एक हाथ घड़े के भीतर रख दूसरे हाथ से घड़े को आकार देता है, ठीक उसी प्रकार गुरु का व्यवहार भी ऊपर से तो कठोर लगता है, परंतु आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बनाते हैं। तो 4 नंबर का है, हम लोग ऐसा लिखेंगे। इसके बाद अथवा बोल के दिया गया है। या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है, यह लैंपपोस्ट निश्चित नींद, या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए, और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। तो यह कविता जो है वह आज़ादी कविता से लिया गया है और इसके रचयिता बालचंद्रन चुल्लीकार जी है, जो एक मलयालम कविता है। इसका हिंदी ट्रांसलेट अन्य कवि ने किया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि शागिर्द के माध्यम से उस्ताद से प्रश्न करता है कि कहीं उत्तर दिशा से सीटी बजाते हुए तेज भागती रेलगाड़ी का नाम तो आज़ादी नहीं, या सैर सपाटा घूमना फिरना आज़ादी है, या अंधेरे में भटकने वाले को लैंपपोस्ट मिल जाए तो उसकी परेशानियां समाप्त हो जाती है। इसके अलावा आज़ादी के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए वह फिर पूछता है कि क्या निश्चित अर्थात बेफिक्र होकर सो जाने का दूसरा नाम आज़ादी है, तथा शागिर्द मुक्ति के बारे में पूछता है कि अनंत कपड़ों का ढेर, सिलाई मशीन के निरंतर गतिशील हो रहे पहिए, कपड़ों पर अनवरत चलने वाली सुइयों से मुक्ति पाने का नाम तो आज़ादी नहीं है। ये मैंने इसका काव्य सौंदर्य किया हुआ है। अभी 31वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें प्यारी गौरैया यानी यह सुखी राजकुमार पाठ का है। तो इसका मैंने जो किया है प्रश्न उत्तर। अब उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम हम लोग जानते हैं सुखी राजकुमार है, और लेखक का नाम जो है ऑस्कर वाइल्ड है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सुखी राजकुमार का मन हैरान करने वाली कहानियां सुनने में क्यों नहीं लग रहा था। तो क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि सुखी राजकुमार का मन हैरान करने वाली कहानियां सुनने में इसलिए नहीं लग रहा था कि वह जान गया था कि मनुष्य का दुख दर्द उसके दुख से बड़ा कोई और रहस्य नहीं है। तीसरा जो इसमें प्रश्न है 2 नंबर का पूछा गया, गौरैया ने शहर में अमीर और गरीब लोगों के बीच में क्या अंतर देखा। यहाँ गौरैया ने जो देखा उसे लिखना है। तो गौरैया ने शहर में अमीर और गरीब लोगों के बीच यह अंतर देखा कि अमीर अपने महलों में रंगरलिया मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। अथवा बोल के यहाँ फिर एक गद्यांश दिया गया है। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। तो इसको पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाता है कि यह अंधेर नगरी पाठ से लिया गया है। आप लोग इस गद्यांश को लेकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका जो है पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश में पाठ का नाम अंधेर नगरी है और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। उपयुक्त गद्यांश की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए। तो उपयुक्त गद्यांश की भाषा शैली में व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों का बहुत महत्व है। इसकी भाषा में तत्सम तद्भव देशज शब्दों के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया। इस अंश में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। तो इस अंश में शासन व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहा गया है कि राजा को वास्तविक स्थितियों से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ गुण के अनुसार मूल्य नहीं है। यहाँ किसी के जुर्म की सजा किसी को भी मिल सकती है। इसके बाद 32वां जो प्रश्न है,
32वां प्रश्न में बोला गया है कि व्याख्या करने को बोला गया है। यहाँ दिया गया है इस गद्यांश को, एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दल दल में गोते खा रहे थे। तो शतरंज नाम आते ही हम लोग जान गए कि यह जो व्याख्या है वह किस पाठ से लिया गया है। तो इसका मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ, जब भी हम लोग व्याख्या लिखेंगे तो प्रसंग से शुरू करेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 2 के शतरंज के खिलाड़ी पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है, जो कि एक उच्च कोटि के लेखक थे। संदर्भ में हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद जी कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है तन मन और धन से सही तरीकों से ऋण से मुक्त होना चाहिए, परंतु कुछ मनुष्य समाज के कर्तव्यों को न समझकर इसका पालन करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। व्याख्या हम लोग इसी को बढ़ा के लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि पूरा का पूरा लखनऊ शहर भोग विलासिता में लिप्त है। वहाँ के शासक भी इस विलासिता में मग्न है, जिस कारण किसी भी तरह के संकट को देख पाने में वे लोग असमर्थ है। इसी बात को उजागर करते हुए लेखक कहते हैं कि दोनों मित्र शतरंज खेल रहे हैं। बादशाही फौज जब घर में आती है तो नौकर को कह दो नहीं है, यह बहाना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि सब खैरियत नहीं है, फिर भी वे समाज के प्रति कर्तव्य को न देखकर फिर से दोनों अपने खेल में मग्न हो जाते हैं। अथवा बोल के जो दूसरा व्याख्या दिया गया है, निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी, मुझे बड़ा क्रोध आया। और यहाँ निर्मला का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहादुर पाठ आ जाता है, जो यह व्याख्या बहादुर पाठ से लिया गया है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस गद्यांश का। यहाँ इसकी मैंने व्याख्या यहाँ की है। प्रसंग में लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 1 के बहादुर पाठ से लिया गया है। इस कहानी के लेखक अमरकांत जी है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ यह है कि बहादुर पाठ में वाचक के परिवार वालों को अपनी लघुता का अनुभव हो रहा है। लघुता माने छोटेपन का। व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि उन्हें अपने आप में लघुता का अनुभव हो रहा है। उन्हें लगता है कि बहादुर यह सोचकर भी यहाँ रुका था कि अभी भी शायद वाचक उसकी मनोदशा को समझेंगे, परंतु किशोर निर्मला से मार खाते रहने के बावजूद भी जब लेखक अपने क्रोध को रोक पाने में असमर्थ रहा और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे बहादुर घर से भाग गया, उनका कलेजा अंदर से बैठ गया था। वे बहादुर के जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मानते थे। इसके बाद यहाँ 4 प्रश्न दिया गया है। 33वां नंबर जो है, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, उन 3 घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो बहादुर की पिटाई का कारण बनती है। तो हम लोग जानते हैं पहली घटना जो थी, किशोर की साइकिल न साफ करने के कारण किशोर ने बहादुर को पीटा था। दूसरा था कि निर्मला को उसकी पड़ोसी ने कह दिया था कि नौकर का खाना आप स्वयं क्यों बनाते हो, उसे बना दे दो। तो दूसरी कारण जो थी, रोटी न बनाने के लिए निर्मला ने उसकी पिटाई की। और तीसरा, रिश्तेदारों के द्वारा चोरी का आरोप लगाने पर। ख नंबर जो है, सुखी राजकुमार कहानी में लोहा गलाने वाले मिस्त्री को क्या हैरानी हो रही थी। तो कहानी में लोहा गलाने वाले मिस्त्री को यह हैरानी हो रही थी कि टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्ठी में पिघल ही नहीं रहा था। ग नंबर जो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार नाखून काटकर हम क्या संदेश दे रहे हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार नाखून काटकर हम स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जाता है। और चौथा प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में राजा ने अपने न्याय के विषय में फरियादी को क्या बताया। तो अंधेर नगरी नाटक में राजा ने अपने न्याय के विषय में फरियादी से यह कहा कि यहाँ ऐसा न्याय होगा जैसा कि यम के यहाँ भी नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला जो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा।